नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक भारत की तो हम कह सकते हैं कि तिब्बत भी उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है। और तिब्बत और भारत वास्तव में अब आज के परिदृश्य में यदि हम बात करें तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति तिब्बत की हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ दशकों से जिस प्रकार से चीन की दखलंदाजी तिब्बत में बढ़ी है, उसके बाद में भारत के सामरिक महत्व को कितना नुकसान हुआ है, भारत पर सांस्कृतिक आक्रमण भी क्या हुआ है, इसी प्रकार से तिब्बत, भारत और चीन के संबंधों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान जिग्मे सुल्ट्रिम जी। जिग्मे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिग्मे सुल्ट्रिम जी समन्वयक हैं नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के। भारत और तिब्बत में समन्वय का काम किस प्रकार से आगे बढ़े, क्या योजना रणनीति जो भारत और तिब्बत के संदर्भ में चलती हैं, उन पर विशेष काम जिग्मे जी का रहता है। जिग्मे जी, सबसे पहले जानकारी आपसे ये चाहेंगे, जब तिब्बत की बात होती है 1950 के बाद में तो जो स्थितियां बदली हैं उसके बारे में तो बहुत से लोगों को जानकारियां हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में तिब्बत का इतिहास क्या है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। तिब्बत और भारत का संबंध है वो एक गुरु और शिष्य का संबंध रहा है जी। और गुरु और शिष्य का संबंध इसलिए रहा है, तिब्बत के धर्म से लेकर के भाषा तक जी, और भाषा से लेकर के संस्कृति तक अगर आप इसका गहन शिक्षा अध्ययन करें तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से जो है तिब्बत में बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ है जी। और हमारे जो राजा महाराजाओं का जो दौर रहा तो उस दौरान हमारी जो एक उत्तेजना थी अपनी संस्कृति को समझने के लिए, भाषा को संग्रहित करने के लिए जी। उस दिशा में तिब्बत के राजाओं ने, जो उस समय के जो मंत्री थे, पंडित थे, उन लोगों को भारत भेजा। और भारत इसलिए भेजा क्योंकि हमें ये ज्ञान था और हमें एक तरफ से हम ये सशक्त थे इस चीज़ को समझने में कि ज्ञान का जो किरण जो है, ज्ञान का जो किरण है वो हमको भारत से ही प्राप्त होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ उस समय के तिब्बत के राजा सोंगसेन गाम्पो से लेकर के नादाची रिपा तक ये जितने भी राजा रहे हैं, आपके जो है 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं 13वीं शताब्दी तक ये जो दौर रहा, ये हमारे तिब्बत में एक स्वर्ण काल का दौर रहा जी। और उस समय भारत आकर के न केवल तिब्बती लिपि का आविष्कार हुआ है जी, बल्कि साथ ही साथ बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन का भी एक अनुपालन हुआ है। और भारत के जो नालंदा से लेकर के तक्षशिला तक के जो विद्वान आचार्य उस समय थे, उन लोगों को भी इस तरह के एक इंटरैक्शन में हम लोग वहाँ पे भाग लिए हैं। और यहाँ से हमने सीख करके तिब्बत में जा करके फिर उसी धर्म, उसी संस्कृति का हमने जो है आविष्कार किया है या एक तरफ से खोज हुआ है, जिस पर हम तिब्बतियों ने इसका जो है अनुसरण किया है। तो हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से चीन के तिब्बत के यदि इतिहास की हम बात करते हैं तो बहुत सी बातें इतिहास में निकल कर आती हैं और ऐसा कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत में होने लगा। और उस दौर में जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उस दौर में हुआ करते थे, उस दौर में भी तिब्बत से कहिए या चीन से कहिए, वहाँ से भी लोग पढ़ने के लिए हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में आया करते थे। और उस दौर के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि यूरोप में किसी प्रकार का कोई विकास उस समय नहीं था। इस प्रकार की भी पंक्तियाँ सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं कि ई दुनिया में मिनख जिनावर भूखो प्यासो डोले हो, अठे ज्ञान री जोत जले ही, घर घर बच रहे वेद हो। भारत में उस दौर में भी घर घर में वेद पाठ हुआ करते थे। इतना शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध भारत उस दौर में हुआ करता था। और उसी भारत का तिब्बत के साथ भी वास्तव में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से प्रबल संबंध रहा है। जिग्मे जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि भारत और तिब्बत का इस प्रकार का सांस्कृतिक समन्वय रहा एक दौर में, वो क्या स्थिति परिस्थितियां बनी कि चीन की दखलंदाजी तिब्बत में बढ़ने लगी और फिर वो केवल दखलंदाजी तक ही बात नहीं रही, आगे जिस प्रकार से अत्याचार होने लगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसके बाद इस तरह की जो है परिस्थितियां तिब्बत में पैदा हुई। जी।
लेकिन इस पर मैं बात कहूँ इसके पूर्व 2 शब्द में पहला वाला जो आपका प्रश्न रहा है उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ भारत में किसी कार्यक्रम के उद्घाटन में प्रारंभ में जैसे हम लोग किसी श्लोक का वंदना करते हैं तो हम सीधा उसी में जाते हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय हम उसका जब उच्चारण करते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रदर्शित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए तिब्बती बौद्ध दर्शन के अनुकूल जो है या तिब्बती बौद्ध संस्कृति के अनुकूल जो है, यदि हम किसी बौद्ध दर्शन का यदि हम उच्चारण करते हैं, वंदना करते हैं, तो उस दर्शन शास्त्र का उच्चारण के पूर्व जो है भारतीय संस्कृत में उसका एक संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में एक दर्शन शास्त्र है परफेक्शन ऑफ विजडम करके, तो इसे हम लोग जो है परफेक्शन ऑफ विजडम को जो है हम लोग अगर हम देखें तो इसको हम प्रज्ञा परमिता सूत्र है। तो ये प्रज्ञा परमिता सूत्र का उद्बोधन के पूर्व जो है संस्कृत में उसका उच्चारण किया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट संकेत जाता है कि हमारा किस तरफ से दार्शनिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे तिब्बत का भारत के साथ संबंध रहा है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे वाले प्रश्न पर। तो ये दौर जो है अगर हम 700-800 वर्ष का दौर देखें और विशेषकर जब हम 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का दौर देखें और खास करके जो पहला महायुद्ध विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय पूरे यूरोप, अमेरिका में या पूरे विश्व में एक सोच, मानसिकता जो थी उस समय पूंजीवाद को लेकर था और ये समाजवाद से जुड़ा हुआ था। पूंजीवाद, समाजवाद और इधर साम्यवाद। तो उन तीनों वाद के बीच में चीन में जब इस तरह के जो है परिस्थितियां बनती जा रही थी तो चीन में जो है उनको लगा कि पूंजीवाद और साम्यवाद ये वाद ऐसे हैं जिससे कि जो है मानव जगत का जो है इस तरह से इसका उत्थान किया जा सकता है। लेकिन उनकी धारणाएं किसी हद तक सही थी। उसी धारणा के अंतर्गत 1930 और 40 के दशक में तब के जो चीन के जो नेता थे माओ त्से-तुंग, उनको लगा कि तिब्बत को हड़पने से, तिब्बत पर आधिपत्य जमा देने से तिब्बत के न केवल मानव संसाधन है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ पे पूंजीवाद और साम्यवाद जो है किसी तरह से लाया जा सकता है। लेकिन उनका जो गणित, उनकी जो गिनती थी, उनकी जो सोच थी, उनकी योजना जो है वो सफल होने के बजाय जो है वो एकदम निराशावादी रहा और काफ़ी जो है उससे विस्फोट हुआ है, काफ़ी उससे नुकसान हुआ है। और इस कारण से जो है धीरे धीरे समस्त तिब्बत का जो क्षेत्र है वो उस तरह से साम्यवाद और आपके पूंजीवाद के उस चुंगल में वो चलता गया। और उसी कारण से 1950 से लेकर और 1959 तक का ये 10 साल का जो काल रहा, ये तिब्बती इतिहास में सबसे दर्दनाक और एक तरफ से काला जो है कालखंड रहा, ये हम कह सकते हैं। तो तिब्बत के इतिहास में जो सर्वाधिक काला अध्याय रहा उसके बारे में जिग्मे जी ने हमारे साथ में चर्चा की। जिग्मे जी, जिस प्रकार से चीन की बात होती है तिब्बत को लेकर, क्या कुछ लगता है, हम चाहेंगे आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचे कि चीन और तिब्बत में क्या कुछ समानताएं हैं या केवल असमानताएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम ये देखें कि चीन और भारत या भारत और तिब्बत जी या तिब्बत और चीन, इस तरह से त्रिकोणात्मक एक रूप से अगर हम देखें तो क्या क्या समानताएं हैं जी। लेकिन आपका कहना है कि तिब्बत और चीन के बीच में क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं जी। मैं समझता हूं कि यहाँ समानताएं जो है बिल्कुल ना के बराबर है जी। और असमानताएं ही हैं, भाषा से लेकर, भोजन से लेकर, संस्कृति व्यवहार से लेकर, भूगोल से लेकर। तो इसीलिए हम लोग कभी उसके आधिपत्य में नहीं था। इधर भारत था, उधर चीन था, इधर रशिया था, उधर मंगोलिया था। तो उसके बीच में ये हमेशा तिब्बत रहा है। लेकिन हमें समझना ये होगा कि किस तरह से, जैसे शुरू में मैंने कहा कि तिब्बत जो है इस तरह से चीन के अधीन में आ गया, इसके पीछे एक तो हम जो है संख्याबद्ध तरीके से बहुत सीमित थे और जहाँ चीन संख्याबद्ध तरीके से करीबन 100 गुना ज़्यादा तिब्बत से ज़्यादा थे। और कारण ये था कि हम लोग धर्म और शांति, अहिंसा
इन मूल्यों पे हम लोग आचरण करने वाले में से थे। और इस कारण से जो है हमारे ऊपर आने वाले दिनों में क्या क्षति पहुंचने वाली है इसका आभास नहीं था, लेकिन हमारे मन में ये जरूर विश्वास था कि इसका कालखंड यदि आता भी है तो भारत और भारत की जनता या भारत की संस्कृति हमेशा इसका जो है संरक्षण के तौर पर रहेगा, इस विश्वास में था। तो इस कारण से भारत और चीन या तिब्बत या चीन के समानताओं को देखें तो मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ दर्शकों के साथ कि हमारा और चीन के साथ लगभग समानताएं था ही नहीं। तो जिग्मे जी का ये कहना है कि चीन और तिब्बत में कोई समानता नहीं रही, यदि समानता रही है तिब्बत की तो वो भारतीय संस्कृति के साथ समानता रही है, और वो इसलिए रही है क्योंकि भारत का जो दर्शन है वो दर्शन है सत्य का, अहिंसा का। ये हमारे जीवन मूल्य हैं, सत्य, धर्म और अहिंसा, और ये ही जीवन मूल्य कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तिब्बत के भी रहे हैं। इसलिए सांस्कृतिक रूप से तिब्बत और भारत का अटूट संबंध रहा है, लेकिन चीन की केवल और केवल साम्राज्यवादी जो नीति है, जो उनकी विस्तारवादी नीति है, उसके चंगुल में हम कह सकते हैं कि तिब्बत फंस गया। और जब तिब्बत उस साम्राज्यवादी नीति में या कहिए पूंजीवाद और साम्यवाद के चंगुल में फंस गया, उसके बाद स्थितियां तेजी से बदलने लगी। जिग्मे जी, अनेक मीडिया रिपोर्ट्स में, अनेक प्लेटफॉर्म्स पर समय समय पर चर्चा आती है तिब्बत की निर्वासित सरकार की, बात आती है एक तिब्बत की लोकतांत्रिक परंपरा की, वहाँ के चुनावों की, वहाँ की संसद की। हम चाहेंगे दर्शकों तक ये भी जानकारी पहुँचे कि जब कि चीन पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं चीन का अधिकार हो चुका है तिब्बत पर, उसके बाद भी आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलती हैं, किस प्रकार से चुनाव होते हैं, क्या किन पदों के लिए चुनाव होते हैं और कौन लोग अपने मताधिकार का उपयोग उसके लिए करते हैं? जी, आपका प्रश्न जो है बहुत ही रेलेवेंट है, और इसे जो है मैं अपने दर्शकों के साथ इसलिए साझा करना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिकता थी या एक जो हम लोगों की सोच थी जी, वो तिब्बत में रहते हुए ज़्यादातर हम लोग धर्म की ओर ही ज़्यादा ध्यान हमारा एक तरफ से आकर्षित था, और राजनीति के साथ या सामाजिक विषयों के साथ उतना आकर्षित नहीं था जी। लेकिन जैसे 1949 से लेकर के 1959 का दौर जब तिब्बतियों ने खुद देखा, तब ये समझ में आया कि हमें जो है अपने द्विपक्षीय संबंध या बहुपक्षीय संबंध या पड़ोसी राज्यों के साथ हम लोगों को संबंध किस तरह से बनाना चाहिए, विश्व में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या किस तरह से हो रही है, इसकी भी हमें सर्वेक्षण और अध्ययन करने की ज़रूरत है। ये सारा कुछ तब जाके हमें अनुभव हुआ जी, और इस बात को हमें यहाँ रखने में कोई संकोच नहीं है। तो ये इस प्रकार का जो है प्रथा या सामाजिक पृष्ठभूमि हम लोगों की तिब्बत में थी जी। और जैसे हम यहाँ पहुँचे 1959 में, तो जो पहला दशक था 1960 का जो दशक था, दौर था जी, उस समय परम पावन जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उन्होंने उस समय बहुत दूरगामी दृष्टि रखते हुए उन्होंने ये तय किया कि नहीं, अब हमें जो है भारत से सीखने की ज़रूरत है। तो लोकतांत्रिक प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए तब से जो है 1961 और 62 में जो है हम लोगों ने सांसदों का चुनाव वहीं से प्रारंभ किया जी, और उसके बाद 1900 सांसदों का चुनाव वहाँ से हमने प्रारंभ किया, और साथ ही जो है तिब्बती लोग जो तिब्बत के बाहर है, जो निर्वासन में है, उन लोगों पर किस तरह से या उन लोगों के कल्याण के लिए, पुनर्वास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए किस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जा सकते हैं जी, उसी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने यहाँ एक संविधान, एक प्रारूप जिसको हम लोग अंग्रेजी में चार्टर कहते हैं, जी, उसका हमने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया और 1991 से जो है ये आज चार्टर के रूप में या विधान के रूप में आज हमारे बीच है, और उसी विधान के अनुसार जो है हम लोगों के सांसद चुने जाते हैं। कितने सांसद चुने जाते हैं? अभी जो है हमारे यहाँ 43 हमारे जो है सांसद चुने जाते हैं जी, और उसी तरह से ये सांसदों का चुनाव हो या राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का चुनाव हो, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं जी, तो वो जो है कार्यकाल जो है 5 साल का रहता है। जी। और मतदाता आपके? और मतदाता जो है तिब्बत के बाहर जितने भी तिब्बती लोग रह रहे हैं पूरे विश्व में, जी, नेपाल, भूटान और यहाँ आपके जो है भारत और यूरोप, अमेरिका, सब जगह चुने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश
मैं दर्शकों के साथ ये भी कहना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा, जिस तरह से अभी वर्तमान में या हाल के दिनों में नेपाल और भारत का एक संबंध जो बहुत दिनों से, बहुत सैकड़ों वर्षों से एक मधुर संबंध रहा है, बीच में जो एक खटाव आया है, उसी के चलते अभी जो हाल ही में 3 जनवरी को हमारा 16वें जो है मंत्री परिषद का या प्रेसिडेंट का जब अभी चुनाव हो रहा था पूरे विश्व में, नेपाल में जो तिब्बती लोग थे वो जब चुनाव करने गए थे तो वहाँ जो चुनाव पीठिका जो है उसको पुलिस वहाँ से हिरासत में ले गए, और जो वहाँ पे सेटलमेंट ऑफिसर था, जो तिब्बती प्रशासनिक अधिकारी था, उनको भी जो है जेल में डाल के उसके, और ये सारा कुछ जो है वो हमारे चीनी लोक गणराज्य की जो शासन है उसके ही दबाव में आते हुए, जिस तरह से भारत के साथ जिनका रुख था नेपाल का, नेपाल की जनता का, आज वो इस तरह से जो है चीन की तरफ उनका रुख जा रहा है। तो ये सारा कुछ समझते हुए हमारे यहाँ तिब्बती जो निर्वासन में है तो हम हर 5 साल के कार्यकाल में 43 सांसदों का चुनाव करते हैं, और उसी तरह से हमारे राष्ट्रपति का या प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। कुल कितने मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते होंगे यदि बात करें पूरे विश्व भर के अनुसार? तो 2009 की संख्या को अगर हम देखते हैं जिसको हम लोग सेंसेक्स कहते हैं, तो 1,25,000 की संख्या हम पूरे विश्व में तिब्बती लोगों के कहते हैं, और उसमें जो 18 वर्ष के ऊपर है तो आप 60 से 70% जो तिब्बती जनमानस है पूरे विश्व में तिब्बत के बाहर, ये सभी ये 2 प्रमुख चुनावों में हमेशा भाग लेते हैं, इतना कह सकते हैं। तिब्बत के भीतर अभी जो वर्तमान में तिब्बत में जो लोग रहते हैं वो इसमें मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकते? जी, उसमें कोई तिब्बत के भीतर जो है न केवल मतदान अधिकार को तो आप दूर रख दीजिए, वहां से आज के समय हम लोग फोन पे ही बात नहीं की जा सकते हैं। वहां की परिस्थिति इतनी दुर्गम है और इतनी दयनीय संवेदनशील है कि जो तिब्बती जिनके परिवार के संबंध तिब्बत में है उन तक आज हम जो है संवाद साझा नहीं कर पाते। तो ये बात पूरे विश्व तक जानी चाहिए कि जहां बात होती है मानवाधिकारों की, आज के इस दौर में जो निर्वासित तिब्बती लोग हैं वे अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से भी जो तिब्बत में रहते हैं उनसे फ़ोन पर भी वार्ता नहीं कर सकते। वास्तव में आज के इस दौर में जब मनुष्य हम कह सकते हैं मंगल पर जा रहा है, लेकिन उसके घर में कितना मंगल है ये सोचने की बात है, और इस बात पर पूरे विश्व का भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि जिस प्रकार से चीन की साम्राज्यवादी नीति या कहिए या फिर उनके तिब्बत में किए जा रहे अत्याचार कहिए, उनका एक ये नमूना है जो अभी जिग्मे जी से वार्ता के दौरान हमारे समक्ष आया। जिग्मे जी, आपसे चर्चा हम ये भी करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में हम बात करते हैं उत्तर भारत की, खासतौर पर उत्तराखंड की बात करते हैं। 2013 में जिस प्रकार से केदारनाथ में एक प्रकार से हम कह सकते हैं जल प्रलय की सी स्थिति हुई, और पिछले ही दिनों चमोली में भी कोई ग्लेशियर फटने के कारण जो स्थितियां हुई, एकदम से जो पानी का बहाव आता है, कई बार ये भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र में भी जो बाढ़ आती है, इन सब के पीछे भी कहा जाता है कि चीन का हाथ रहता है। जल को लेकर जो ये विनाश की नीति है, क्या वास्तव में इसको लेकर चाइना का बड़ा हाथ है? क्या कहेंगे? निसंदेह इसमें कहीं ना कहीं इसका जो है इसमें जो है चीन का जो है चीन के शासन का, वहाँ के प्रशासन का उसमें भूमिका जरूर है, और इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। और ये केवल हम एक बयान के तौर पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, तर्क के साथ, तथ्य के साथ हम लोग इस विषय को रखते हैं। 1950 से लेकर 2000 तक जो सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार जो है तिब्बत जो है, क्योंकि इसको तीसरा पठार भी कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ से 10 जो है प्रमुख नदियाँ पूरे एशिया में प्रफुल्लित होती है, वहाँ से बहता है तिब्बत से। और ये इधर भारत का हो या पाकिस्तान का हो, इधर चाइना का हो या निचले स्तर का हो। अगर आप देखें पर्यावरणविद जो है उन लोगों की वो लोगों का ये राय है कि आने वाले 20 साल में 10 प्रमुख नदियों में से 4 नदियां जो है सूखने के कगार पे है, और हमारे तिब्बत के पठार पे करीबन जो है 46,000 जो है वहाँ पे जलाशय है, ग्लेशियर्स है। और ये नदियां जिसके विषय में अभी मैंने आपके साथ साझा किया, इन नदियों पे जो है 1950 से 2000 तक
करीबन 22,000 जो है छोटे बड़े जो है विद्युत वहाँ पे जल प्रबंधन योजनाएं चल रही है। और इसके कारण ये जो जलाशय है वो करीब उसमें से 8,690 जलाशय जो है वो आज झील का रूप उसमें धारण कर चुके हैं। और वो 8,690 जो झील का रूप धारण कर चुके हैं उसमें से 2,000 बेहद खतरनाक रूप में है, कभी भी किसी भी समय वो फटने की स्थिति में है। इस कारण से ये जो अभी चमोली में जो हुआ है प्राकृतिक आपदा जो हुआ है, जरूर कहीं ना कहीं इन सब से एक तरफ से उसका भूमिका है। तो जिग्मे जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि उत्तर भारत में खासतौर पर जो उत्तराखंड में बार बार में ये जो जल प्रलय की सी स्थितियाँ बनती हैं, अचानक बहुत बड़ी मात्रा में जल राशि वहाँ से जो आती है उसके पीछे चीन के षड्यंत्र हो सकते हैं। तिब्बत जहाँ से 10 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं उनको लेकर जिस प्रकार से बिजली बनाने की बात है, तो ये भी कहा जा सकता है कि तिब्बत के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी दुरुपयोग चीन के द्वारा इस समय लगातार किया जा रहा है। जिग्मे जी, एक बात और आती है चीन और तिब्बत को लेकर, और ख़ासतौर पर जिस समय हम बात करते हैं कि भारत में परम पावन दलाई लामा जब यहाँ रहते हैं, 14वें दलाई लामा अभी हैं और 15वें दलाई लामा की जब बात आती है तो चीन के भी कई सारे बयान आते हैं कि उनकी सहमति आवश्यक है, उनसे चर्चा की जानी आवश्यक है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही जो है एक तरफ से देखा जाए तो हास्यास्पद विषय है जी। वो लोग मानते हैं कि दलाई लामा को एक तरफ से अलगाववाद विचारधारा से जुड़े हैं और अलगाववादी घटनाओं का जो है भारत से तिब्बत में इसका संचालन कर रहे हैं, इस तरह का वो आरोप हमेशा लगाते रहे हैं जी। लेकिन अभी क्योंकि पूरे तिब्बती जनमानस का और साथ में जितने हिमालय क्षेत्र के जो बौद्ध है और अन्य जो तिब्बती जो गैर तिब्बती है जो दलाई लामा के अनुयायियों और उनके उपदेश को जो मानते हैं, उनको जो उनका जो प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों के लिए आज दलाई लामा न केवल एक भगवान बुद्ध के अनुयायी के रूप में नहीं मानते बल्कि उनको एक गुरु के रूप में मानते हैं जी। और उनसे ही बहुत कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन वहाँ से उसको सींचते हैं। तो इसीलिए 14वें दलाई लामा के बाद 15वें दलाई लामा का होना स्वाभाविक तौर से बहुत ही एक तरफ से उसकी आवश्यकता है ही है, महत्वपूर्ण उसका है ही है। लेकिन चीन इस विषय को एक राजनीतिक रंग देते हुए चीन का यह अभ्यास रहा है और अभी हाल के दिनों में उन्होंने इस तरह से घोषणाएं भी की है कि 15वें दलाई लामा की मान्यता तभी जाके स्वीकृत की जाएंगी जब उस पर चीनी लोक गणराज्य उसको मान्यता देंगी जी। तो यहाँ हम मानते हैं, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन इस विषय को मानता है कि पहले तो आप अधर्म से धर्म बनिए, अधर्म से आप धर्म की तरफ आइए, तब जाकर अब धर्म से जुड़े हुए जो विचारधारा है इन पर आप विवेचना करने का जो है आप काम कीजिए। इसी तरह से परम पावन जी एक इस तरह के प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हैं कि अगर आप इस तरह से हैं तो आप साम्यवादी विचारधारा से आप जो है धर्म के विचारधाराओं के उस पहलुओं को समझने का आप काम कीजिए। और यदि ऐसा होता है तो आप पहले माओ त्से-तुंग, उसके बाद देंग शाओपिंग, उसके बाद बाकी जो चीन के नेता इस समय आज चीनी समाज में नहीं है, उन लोगों के अवतारी पुरुष को आप खोजिए, तब जाके 15वें दलाई लामा के खोज या उनके विषय में आप चर्चा करें तो ये ज़्यादा जो है एक तरफ से उसका एक सेंस बनता है, उसकी एक प्रासंगिकता बनती है। हम हमेशा ये कहते हैं। जिग्मे जी, सामान्यतः ये कहा जाता है कि जब भारत की जनता की बात करते हैं, सामान्य भारतीय नागरिक की बात करते हैं, तो उसकी तिब्बत को लेकर एक सहानुभूति का दृष्टिकोण रहता है सामान्य रूप से। आप भी लंबे समय से भारत और तिब्बत में समन्वय का काम आप देख रहे हैं। भारत की जनता को तिब्बत वाला जो विषय है और चीन के साथ भारत के संबंध हैं, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम हमेशा भारत की सरकार हो या भारत की जनता हो जी, हम हमेशा इस विश्वास को, इस धारणा को लेके चले हैं कि भले ही हम अलग दिखते हैं लेकिन एक वृक्ष के जो दो अलग अलग टहनियाँ होती हैं, उसी तरह से भारत और तिब्बत एक ही जो है मूल मूल्यों से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन आज तिब्बत के जो अंदर परिस्थितियां बनी है वो बहुत ही चिंताजनक है और संवेदनशील जी।
इसीलिए इस विषय को समझते हुए मैं समस्त जो भारतीय जनता है, दूरदर्शन के इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से मैं अपेक्षा करता हूं कि तिब्बत का जो इतिहास है उसको समझने का आप समय निकालिए और गहन उस पर जो है अध्ययन क्षेत्र में आप उसमें जितना कुछ हो सकता है आप उसमें ध्यान दीजिए, और तब जा कर के तिब्बत और भारत के बीच में जो सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक जो संबंध रहा है, इस चीज़ को यदि आप समझेंगे तो भारत का जो संस्कृति है, जिसे हम अनेकता में एकता और समानता इस तरह के हम जो बात करते हैं, तो ये विचार जो है फिर आपको और ज़्यादा प्रफुल्लित करेगा, ऐसा हम मानते हैं। और अंत में मैं ये शब्द जरूर जोड़ना चाहूँगा कि तिब्बत का जो राजनीतिक जो सूर्य उदय जो अगर होगा, तब हम ये विश्वास करते हैं ये भारत से ही उसका उदय होगा। इसीलिए हम आने वाले 50 साल हो या 20 साल हो, इस संघर्ष को हम लोग जीवित रखेंगे अहिंसा के माध्यम से, और बहुत ही जो है एक व्यवस्थित ढंग से इसको हम लोग शिक्षा के स्तर पर भी इसको लेकर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जिग्मे जी का स्पष्ट रूप से ये कहना है, पूरा आशावादी दृष्टिकोण के साथ ये कहना है कि यदि तिब्बत के राजनीतिक सूर्य का उदय होगा तो वो भारत की भूमि से होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने अपनी इस पूरी वार्ता में, इस चर्चा में इन्होंने ये भी कहा है कि भारत और तिब्बत एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, जहां अलग अलग रंग के पुष्प पल्लवित हो सकते हैं लेकिन हैं एक ही शाखा के दो पुष्प। इसलिए भारत और तिब्बत का लंबे समय से अटूट सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संबंध रहा है, और ये बहुत मजबूत संबंध रहा है। ये सहोदर भाइयों जैसा संबंध हम इसको कह सकते हैं। और हमें ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से तिब्बत का जो मूल तिब्बत का क्षेत्र है, वहाँ भी चीन जिस प्रकार से जनसंख्या का असंतुलन उत्पन्न करने के प्रयास कर रहा है, ऐसी भी रिपोर्ट्स अनेक मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आ रही हैं। मूल तिब्बतियों की जनसंख्या किस प्रकार से कम की जाए, इस पर भी चीन की पैनी नजर लगी हुई है, और भी अनेक प्रकार के अत्याचार वहाँ चीनी प्रशासन के द्वारा तिब्बती संस्कृति को नष्ट करने के लिए भी किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिग्मे जी जैसे अनेक लोगों में जिस प्रकार से अटूट आशा की किरण है, वो सोचते हैं कि तिब्बतियों के राजनीतिक सूर्य का पुनः एक बार उदय होना निश्चित है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि भारत और चीन संबंधों की बात करते हैं तो उसमें तिब्बत का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तिब्बत और भारत चीन संबंध, इस विषय पर जिग्मेश जी आपने हमारे स्टूडियो में आकर बहुत विस्तार से अच्छी चर्चा की, नई नई जानकारियां आपने दर्शकों के समक्ष रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।